नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। और इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। हालांकि हमने राजस्थान की जनजातियों के अंतर्गत डामोर जनजाति, कंजर जनजाति, सांसी जनजाति और कथोड़ी जनजाति के बारे में अध्ययन किया और वहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर भी चर्चा की। और उसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में सहरिया जनजाति है, गरासिया जनजाति है, भील, मीणा, इन जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही यहां से क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन साथियों, यह जो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में सभी जगह पूछा जाता है और इसीलिए हम इसको इस प्रकार से अध्ययन करेंगे ताकि कहीं से भी कोई प्रश्न आए तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। अभी हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से इसका अध्ययन कर रहे हैं कि यह जनजातियां कहाँ निवास करती हैं, इनके रीति रिवाज क्या है, इनके आराध्य देव क्या है, इनके प्रसिद्ध मेले कहाँ भरते हैं। यानी कि हम ज्योग्राफी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के अनुसार क्या प्रश्न बन सकते हैं, मेले त्योहारों को लेके क्या प्रश्न है, रीति रिवाज परंपराओं को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं सहरिया जनजाति कि सहरिया जनजाति को लेके हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन उससे पहले जो हमारे कोर्स एलएम ज्योग्राफी पे अवेलेबल है उनमें एक तो पशुधन सहायक का एक कोर्स 1499 का है और दूसरा है 699। 699 में राजस्थान और इकोनॉमी, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की इकोनॉमी के संबंध में जो टॉपिक है पाठ्यक्रम के अनुसार उनकी क्लासेज अवेलेबल होगी। और जबकि 1499 में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, समसामयिकी और भी जीके का जो पोर्शन है वह इसमें शामिल होगा। दैनिक विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर इसमें 1499 में शामिल नहीं है। इसके बाद जो है रीट सेकेंड लेवल का भी है और फर्स्ट लेवल का। अब रीट का जो सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल का जो कोर्स है वह 1499 का है और उसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान भाषा साहित्य, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, करंट अफेयर्स से संबंध में जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, यानी कि यदि हम बात करें सेकेंड लेवल की तो जिसमें 130 नंबर का पोर्शन है और फर्स्ट लेवल जिसमें 180 नंबर का जो पोर्शन है वह पूरा कवर किया जाएगा। किसके अंतर्गत? 1499 रुपए की। क्लियर? इसके बाद जो है सेकेंड ग्रेड की बात करें तो सेकेंड ग्रेड में राजस्थान के भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इन तीनों की रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है और प्रत्येक की जो फीस है वह 599 रुपए है। आप चाहें तो इनके माध्यम से अपनी तैयारी को जो है निरंतर जारी रख सकते हैं और साथ ही साथ जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको किस तरह से पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग YouTube के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान की जनजातियां। अब देखिए, राजस्थान की जनजातियों में सबसे पहले हम बात करेंगे सहरिया जनजाति की। अब देखिए, सहरिया जनजाति को लेके क्या क्या हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सबसे पहला तो प्रश्न है, सहरिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो यह ध्यान रखना, जो सहरिया शब्द है इसकी उत्पत्ति सहर शब्द से मानी जाती है। सहर शब्द से, किससे? सहर शब्द से मानी जाती है। और सहर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है जंगल। क्या होता है? जंगल। तो यह ध्यान रखना, सहरिया जनजाति सहर शब्द से बनी है और जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। और यह जो है, अब समझना, सहरिया जनजाति जो है, यह राजस्थान में जितनी भी जनजातियां हैं उसका लगभग कितना? यानी कि राजस्थान की कुल जनजातियों की 0.09% जनसंख्या किसकी है? सहरिया जनजाति। और इसीलिए हम कहते हैं कि जनजातियों की दृष्टि से इसका जो है कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सहरिया जनजाति जो है, जिसमें सहरिया शब्द है, यह सहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। सहरिया जनजाति की जो जनसंख्या है राजस्थान की कुल जनजातियों का लगभग 0.09% है। यानी कि यह राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति। सबसे ज्यादा मीणा, दूसरा नंबर है भील, तीसरा है गरासिया और चौथी कौन सी है? वह है सहरिया। अब यह राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, तो यह सबसे ज्यादा कहां रहती है? तो यह ध्यान रखना, यह सबसे ज्यादा रहती है किशनगंज एवं शाहाबाद, बारां में रहती। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां रहती है? किशनगंज और शाहाबाद तहसीलों में निवास करती है, जो कि 12 जिले में आती है। यानी कि सबसे पहले यदि बात करें तो इसका जो निवास क्षेत्र है वह है हाड़ौती प्रदेश, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जो झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, इन जिलों में यह सहरिया जनजाति निवास करती है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो 12 जिले में और तहसीलें पूछी जाती है तो किशनगंज और शाहाबाद। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक किन तहसीलों में निवास करती है? तो किशनगंज और शाहाबाद तहसीलों में निवास करती है। और किस जिले में? 12 जिले में। और जिस क्षेत्र में यह निवास करती है उसे शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जब हम हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें एक भाग जो कहलाता है वह कहलाता है विंध्य कगार क्षेत्र। और विंध्य कगार क्षेत्र में जो 12 जिले में जो उच्च भूमि क्षेत्र है उसे शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहा जाता है, जो कि सहरिया जनजाति का क्या है? निवास क्षेत्र है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सहरिया जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तो तहसीलें पूछी जाएगी तो किशनगंज और शाहाबाद तहसील। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो 12 डिस्ट्रिक्ट। संभाग पूछा जाता है तो कोटा संभाग। और क्षेत्र पूछा जाता है तो हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती के पठार में निवास करती है। अब कई बार आपको प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास नहीं करती है? तो जब राजस्थान की जनजातियों का, जिन प्रमुख जनजातियों की बात करें और संख्यात्मक रूप से जो 4 बड़ी जनजातियां हैं, मीणा, भील,
गरासिया और सहरिया, इन चारों में से मीणा, भील और गरासिया यह अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। लेकिन सहरिया जनजाति, जो चार बड़ी जनजातियां हैं, उनमें सहरिया जनजाति अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास नहीं करती। यह कहाँ निवास करती है? हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है, कोटा संभाग में निवास करती है। इसीलिए ध्यान रखना, प्रत्यक्ष प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, और अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति अरावली में निवास नहीं करती है। तो दोनों का उत्तर क्या होगा? सहरिया होगा। क्यों? क्योंकि हमें उत्तर ऑप्शन के अनुसार देना होता है। और जब भी आपसे जनजातियों के निवास क्षेत्र को लेकर पूछा जाएगा तो विशेष रूप से या तो आपसे पूछा जाएगा भौतिक प्रदेश यानी कि हाड़ौती प्रदेश, या फिर पूछा जाएगा संभाग कोटा संभाग, और या फिर पूछा जाएगा जिला बारा और तहसील किशनगंज और शाहबाद। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें एक तो सहरिया जनजाति के बारे में जो मुख्य जो है क्षेत्र को लेके प्रश्न बनता है उसके बारे में। अब इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में भी प्रश्न आता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है वह आता है कि सहरिया जनजाति राजस्थान की यहां राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? भारत की आदिम जो भारत की आदिम जनजाति की जो सूची बनी हुई है उसमें राजस्थान की एकमात्र जनजाति शामिल है, और वह कौन सी है? वह है सहरिया जनजाति। कौन सी है? तो यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति भारत की आदिम जनजाति सूची में शामिल है? तो वह कौन सी है? वह सहरिया जनजाति है, जो हाड़ौती प्रदेश कोटा संभाग के 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसीलों में सबसे ज्यादा निवास करती है, और जो राजस्थान की कुल जो आदिवासी जनसंख्या का लगभग कितना है? 0.09% है। क्लियर? अब इसकी क्या विशेषता है, हम उन पर बात करते हैं। तो अब समझना यहां से कि सहरिया जनजाति को लेके और क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले कि सहरिया जनजाति की जो आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जो संस्था है वह कहलाती है पंचायत। सहरिया जनजाति में आपसी विवादों को अब यहां ध्यान रखना कि सहरिया जनजाति में जो आपसी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, और उस संस्था को क्या कहा जाता है? पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत। और इस पंचायत के कितने स्तर हैं? 3 स्तर है।
कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। एक कहलाता है पंचताई, एक कहलाता है एकदसिया, और एक जो है वह कहलाती है 84। अब यहां पे समझना कि सहरिया जनजाति में जो आपसी विवाद होते हैं, उन आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जो सुलझाने वाली संस्था है उसे हम क्या बोलते हैं? पंचायत कहा जाता है। अब पंचायत के भी 3 स्तर है, जो 5 गांवों में शामिल, यानी कि जिसमें कितने? जिसमें 5 गांव शामिल होते हैं। 5 गांवों का सुलझाना करने वाली जो पंचायत है उसे क्या कहा जाता है? पंचताई कहा जाता है। और जिसमें 11 गांव शामिल होते हैं, कितने? 11 गांव, उसे एकदसिया कहा जाता है। और जिसमें 84 गांव यदि शामिल होते हैं तो उसे 84, यानी कि सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है? 84 होती है। और सबसे छोटी पंचायत कौन सी होती है? पंचताई कहा जाता है। और मध्य स्तर, पंचायत का मध्य स्तर क्या कहलाता है? एकदसिया कहलाता है। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा? ध्यान रखना कि सहरिया जनजाति के आपसी विवादों को सुलझाने का कि सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, या पंचायत का शीर्ष स्तर क्या कहलाता है? तो 84। मध्य स्तर क्या कहलाता है? एकदसिया। और निम्न स्तर या सबसे छोटा स्तर क्या कहलाता है? पंचताई कहलाता है। और ये ध्यान रखना, ये सब पंचायत है। जैसे हम देखिए पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ी होगी जो त्रिस्तरीय है। उच्च स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है। उसी प्रकार सहरिया जनजाति में जो पंचायत है इसके 3 स्तर है। 5 गांवों से संबंधित आपसी विवादों को जो सुलझाने वाली संस्था होगी उसे पंचताई कहा जाएगा। जो 11 गांवों के आपसी विवादों को सुलझाएगी उसे एकदसिया कहा जाएगा। और जो 84 गांवों के विवादों को सुलझाएगी उसे 84 कहा जाएगा। और ये ध्यान रखना, अब 84 जो है इसका आयोजन कहाँ होता है? तो 84 का जो आयोजन है वह होता है वाल्मीकि मंदिर में। 84 का आयोजन कहाँ होता है? वाल्मीकि मंदिर में होता है। और वाल्मीकि मंदिर कहाँ है? सीताबाड़ी। सीताबाड़ी बारा के वाल्मीकि मंदिर में इस 84 का आयोजन होता है, जहां पर सहरिया जनजाति के 84 गांवों से संबंधित जो विवाद है उन विवादों को सुलझाया जाता। और अब ध्यान रखना कि इसका आयोजन वाल्मीकि मंदिर में क्यों होता है? तो इसका कारण है कि सहरिया कि सहरिया जनजाति के जो है आदि पुरुष किसे माना जाता है? वाल्मीकि को माना जाता है। और इसीलिए जो वाल्मीकि का मंदिर सीताबाड़ी बारा में बना हुआ है वहीं पर 84 का आयोजन किया जाता है। अब यहां एक और ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए सहरिया जनजाति की कुल देवी, सहरिया जनजाति की जो कुल देवी है वह है कोडिया देवी।
और सहरिया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय जो लोक देवता है वह ध्यान रखना वीर तेजा जी। वीर तेजा जी जो है यह सहरिया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय लोक देवता। और यहां पर एक विशेष रूप से जिस तरह से गुर्जर जाति में देव नारायण जी की पूजा आराधना होती है, उसी प्रकार सहरिया जनजाति के लोग भी लोकप्रिय लोक देवता के रूप में वीर तेजा जी को मानते हैं। तो अब हमारा यहां से जो प्रश्न बनता है, जो पूछा जाता है, वह इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि वीर तेजा जी किस जनजाति के लोकप्रिय लोक देवता है। तो ये ध्यान रखना सहरिया जनजाति के, जबकि सहरिया जनजाति के आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि हैं। और उनकी कुल देवी कौन सी है? तो कोडिया देवी उनकी जो है कुल देवी है, या कोडिया माता को उनकी कुल देवी माना जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमें ज्योग्राफी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर में जो इनकी संस्थाओं के बारे में, इनकी लोक देवता, लोक देवियां, आराध्य देव के बारे में क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या इनकी विशेषता है, तो देखिए और क्या, देखिए तो अब ध्यान रखना सहरिया जनजाति में जो है गोदना प्रथा का प्रचलन नहीं है, यह ध्यान रखना। सहरिया जनजाति में एक तो गोदना प्रथा और दूसरा दहेज प्रथा और तीसरी श्राद्ध प्रथा। इन तीनों का प्रचलन नहीं है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए गोदना प्रथा क्या है, अब समझना। यहां से गोदना प्रथा का मतलब है कि आदिवासी पुरुष और आदिवासी महिलाएं, विशेष रूप से आदिवासी जनजाति के पुरुष अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के कलाकृतियां करवाते हैं, चित्र बनाते हैं, जिसे हम टैटू के नाम से जानते हैं। उस प्रथा को गोदना प्रथा कहा जाता है। लेकिन सहरिया जनजाति के जो पुरुष है वहां पे गोदना प्रथा का प्रचलन नहीं है। इसका मतलब सहरिया जनजाति के पुरुष शरीर पर टैटू नहीं बनवाते हैं, यह ध्यान रखना। तो इसमें गोदना प्रथा भी नहीं है, दहेज प्रथा का प्रचलन भी नहीं है, और न ही श्राद्ध प्रथा का प्रचलन है। जिस तरह से हम हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों को श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन सहरिया जनजाति में इस प्रथा का प्रचलन नहीं है। तो ये ध्यान रखना, गोदना प्रथा, दहेज प्रथा और श्राद्ध प्रथा ये तीनों ही सहरिया जनजाति में प्रचलित नहीं है। और इसीलिए कई बार हमें प्रश्न यहीं से पूछा था कि निम्न में से किस जनजाति जो है श्राद्ध पक्ष नहीं मनाती है, तो वह कौन सी है? सहरिया जनजाति। निम्न में से कौन सी जनजाति जिसमें दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है? वह सहरिया जनजाति। या वह जनजाति जिसके पुरुष जो है गोदना प्रथा से संबंधित, या वह जनजाति जिसमें
पुरुषों में गोदना प्रथा का प्रचलन नहीं है, तो वह कौन सी है? सहरिया जनजाति। तो इस तरह से सहरिया जनजाति में कौन सी प्रथाओं का प्रचलन नहीं है, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। अब यहां एक एक पॉइंट और कि सहरिया जनजाति के जो घर है, सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं, उन घरों को क्या कहा जाता है? उन घरों को कहा जाता है टापरी। सहरिया जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? तो टापरी कहलाते हैं। और जो छोटी बस्ती होती है, सहरिया जनजाति की जो छोटी बस्ती होती है, वह क्या कहलाती है? सहराना कहलाती है। और जो गांव होते हैं, सहरिया जनजाति के जो गांव होते हैं, गांव क्या कहलाते हैं? सहरोल कहलाते हैं। और जो गांव का मुखिया, जो जनजाति का जो मुखिया होता है, वह क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां से हर बार एक प्रश्न आता है कि सहरिया जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, छोटी बस्ती को क्या कहा जाता है, इनके गांव को क्या कहा जाता है, और इनके मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। कई जगह सहलोत भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सहलोत गरासिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा आता है। विद्यार्थी कई बार सहरोल के स्थान पर सहरो पढ़ लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना, सहरोल गांव को कहते हैं और मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। और एक और पर, क्योंकि सहरिया जनजाति वनों पर आश्रित है, और इसीलिए यह वनों में पेड़ों पर मचान नुमा झोपड़ी बनाते हैं। वनों में पेड़ों पर यह मचान नुमा, पेड़ों पर मचान नुमा क्या बनाते हैं? झोपड़ी बनाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ये ध्यान रखना, उसे गोपना भी कहते हैं। गोपना कहा जाता है। उस मचान नुमा झोपड़ी को टोपा भी कहा जाता है, और उसी मचान नुमा झोपड़ी को कोरुमा भी कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना, कोरुमा, टोपा और गोपना क्या है? मचान नुमा झोपड़ी कौन बनाते हैं? सहरिया जनजाति के लोग वनों में पेड़ों पर जो मचान नुमा झोपड़ी बनाते हैं, उसे गोपना, टोपा या कोरुमा कहा जाता है। जबकि घरों को क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। छोटी बस्ती को सहराना कहा जाता है, और गांव को सहरोल कहा जाता है, और मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। इस प्रकार से जो है सहरिया जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको लेके पूछा था। और इसके बाद जो सांस्कृतिक और सबसे बड़ी विशेषता है, वह है कि सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, सहरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला है, वह है सीताबाड़ी मेला। कौन सा है? सीताबाड़ी मेला है। क्लियर हो गया? अब यह सीताबाड़ी मेला कहां भरता है? तो यह ध्यान रखना, यह सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में भरता है। क्लियर?
यह विशेष रूप से ध्यान रखना कहाँ भरता है, केलवाड़ा बाला में सीताबाड़ी मेला भरता है। और इसे क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ या आदिवासी आदिवासी जनजातियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है। और यह हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला, यह भी ध्यान रखना कि हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सीताबाड़ी मेला। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि यह जो सीताबाड़ी मेला जो केलवाड़ा 12 में भरता है, यह कब भरता है, यह कमेंट्स करके बताना। हम इसके बारे में जब राजस्थान के मेले और त्योहारों का अध्ययन करेंगे तो उस समय इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सभी को कमेंट्स करके ये बताना है कि सहरिया जनजाति का जो कुंभ, जिसे आदिवासी जनजातियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है, हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा मेला जो सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में भरता है, यह कब भरता है। कमेंट्स का आपको जवाब देना है और कमेंट से इस प्रश्न का जवाब देना है। हो सकता है यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इस तरह से हमें सहरिया जनजाति को लेके जो प्रश्न विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा की। तो क्लियर होना चाहिए कि सहरिया जनजाति के संदर्भ में क्या पूछा जाएगा। एक तो सहरिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से इस जनजातियों की में कौन सा स्थान आता है, यह सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, फिर इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो है सुलझाने वाली संस्था क्या कहलाती है, इसके बाद इसके आदि पुरुष कौन है, इनकी जो है कुल देवी कौन सी है, इनमें कौन से लोक देवता लोकप्रिय है और इनमें कौन सी प्रथा का प्रचलन नहीं है, इनकी सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है, इनके घरों को क्या कहते हैं, इनकी छोटी बस्ती को क्या कहते हैं, इनके गांव को क्या कहते हैं, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं और इनका सबसे बड़ा मेला कौन सा है। इसके अलावा और क्या विशेषता है हम उस पर भी बात करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा जो सहरिया जनजाति के संदर्भ में पूछा जाता है, क्या पूछा था अब समझ रहा हूं कि सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वह होली के अवसर पर विशेष नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फाग। यह ध्यान रखना, फाग यह क्या है, सहरिया जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला विशेष नृत्य क्या कहलाता है, फाग कहलाता है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना कि सहरिया जनजाति में जो है वह लठमार जिस तरह से ब्रज में लठमार होली होती है, होली के अवसर पर लठमार होली का जो आयोजन होता है वही होली जो है सहरिया जनजाति में भी प्रचलित है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रज की भांति लठमार होली का प्रचलन किस जनजाति में है,
तो सहरिया जनजाति में लठमार होली का प्रचलन है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, वह पूछा जाता है कि लहंगी तथा आल्हा क्या है। एक और पॉइंट समझना यहां से, यहां डायरेक्ट पूछा जाता है कि लहंगी तथा आल्हा यह क्या है। तो अब समझना, लहंगी तथा आल्हा यह जो सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु में, कब? वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, कि सहरिया जनजाति के लोग जो वर्षा ऋतु में जो लोक गीत गाते हैं उसे लहंगा या आल्हा कहा जाता है। एक और ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है धारी संस्कार। धारी संस्कार यह पूछा जाता है कि यह किस जनजाति में प्रचलित है। तो यह सहरिया जनजाति में। यह सहरिया जनजाति में प्रचलित है और इसका संबंध किससे है? पुनर्जन्म से है। कि पुनर्जन्म से संबंधित धारित संस्कार का प्रचलन किस जनजाति में है? सहरिया जनजाति। या फिर पूछा जाता है सहरिया जनजाति में प्रचलित पुनर्जन्म संबंधी संस्कार को क्या कहा जाता है? धारी संस्कार कहा जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट है लीला मेरिया। लीला मेरिया यह भी सहरिया जनजाति में प्रचलित वैवाहिक रस्म है। सहरिया जनजाति में प्रचलित वैवाहिक रस्म या यह कहें कि विवाह के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार लीला मेरिया। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम गरासिया जनजाति में पढ़ते हैं तो गरासिया जनजाति में विवाह के कई रस्म हैं, जैसे तानना विवाह है, पैरावना विवाह है, आटा साटा है, कई विवाह की प्रचलित है। लेकिन उसमें कई बार यह शब्द लिख देते हैं कि निम्न में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। तो लीला मेरिया जो है वह सहरिया जनजाति से संबंधित वैवाहिक रस्म है या विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक संस्कार है जिसे लीला मेरिया कहते हैं। जबकि धारी संस्कार यह पुनर्जन्म से संबंधित है, लीला मेरिया संस्कार यह विवाह से संबंधित है, वैवाहिक रस्म के रूप में किया जाता है। और इस प्रकार से हमें राजस्थान की जब हम जनजातियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें सहरिया जनजाति को लेके जो प्रश्न विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने चर्चा की। अब बात करते हैं कि इसको लेके प्रश्न क्या पूछा जाता है। तो देखिए, जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति को लेके जो प्रश्न विशेष रूप से पूछा जाता है कि राजस्थान में सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। ए कोटड़ा तहसील, बी सीमलवाड़ा तहसील, सी किशनगंज तहसील, डी पिंडवाड़ा तहसील। अब ध्यान रखना, अब कोटड़ा तहसील कहां पर है? तो आप समझना यहां उदयपुर में है। सीमलवाड़ा तहसील कहां पर है? यहां डूंगरपुर में।
किशनगंज तहसील कहाँ पर है? यह बारा में। और पिंडवाड़ा तहसील कहाँ है? यह सिरोही में। अब देखिए, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही यह तीनों अरावली के जिले हैं, जबकि बारा जो है वह किसका है? हाड़ौती प्रदेश का है। और हाड़ौती प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो वह है सहरिया जनजाति निवास करती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था है कि सहरिया जनजाति का सर्वाधिक निवास कहाँ है। अब यदि हम कोटड़ा तहसील की बात करें तो कोटड़ा तहसील में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति निवास करती है। सिमड़वाड़ा तहसील डूंगरपुर में डामोर जनजाति निवास करती है। और पिंडवाड़ा सिरोही में गरासिया जनजाति निवास। तो इस प्रकार से देखिए, राजस्थान की जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है उस क्षेत्र को लेके तहसीलों के रूप में हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो भी जनजातियां हैं उन जनजातियों को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमने अभी सहरिया जनजाति जो राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी या चौथी सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करने वाली राजस्थान की जनजाति है उसके बारे में चर्चा किया। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने सहरिया जनजाति के बारे में अध्ययन किया और गरासिया, भील, मीणा इन जनजातियों के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।